गुड मॉर्निंग। हम एक दूसरे चैप्टर के साथ में जो कि एड्स एवं हेपेटाइटिस बी से संबंधित है उसको हम जो है आपको बताने जा रहे हैं, जो कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से ही रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि जो एड्स और हेपेटाइटिस बी होता है वो क्या है, वो कैसे फैलता है और उसका लक्षण क्या होता है और उसका हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। इन चीज़ों पे देखेंगे। आपके डीएलएड सिलेबस में ये जो सामान्य इसकी जानकारी है हम उसके अंतर्गत आपको बताते हैं। सबसे पहले हम एड्स को लेते हैं, जो कि एड्स एक बहुत ही घातक बीमारी है और ये प्रतिरोधक क्षमता, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे अंदर, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको उसके नष्ट होने के बाद ये होता है। प्रतिरोधक क्षमता जो कि प्रतिरोधक तंत्र होता है हमारा, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसके नष्ट होने के बाद ये एड्स रोग जो है दिखाई पड़ता है। हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। पहले समझते हैं कि एड्स जो है वो क्या है। सामान्यतः जन्म के पश्चात प्रतिरोधक क्षमता हर व्यक्ति को रहती है और जो इनबॉर्न होती है और उसके बाद जो है एक्वायर्ड भी हम करते हैं, मतलब जन्मजात हम जो है उन सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। एड्स जो है ये HIV वायरस से होने वाला जो है HIV वायरस से होने वाला, इसको बोलते हैं HIV से होने वाला जो है जो वायरस है उससे होने वाली ये बीमारी है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि एड्स का क्या मतलब होता है और HIV का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एड्स समझते हैं। यहाँ पे इसको अंग्रेजी में ऐसे सामान्य भाषा में लिखा जाता है AIDS, एड्स। अब इसमें आप थोड़ा समझिए कि इसका क्या मतलब है। ए का क्या मतलब होता है, देखिए। ए मीन्स होता है एक्वायर्ड। इसको एक्वायर्ड अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है जिसको हिंदी में अर्जित किया हुआ, अर्जित करना, अर्जित किया हुआ, एक्वायर्ड। आई से देखिए क्या है, आई इम्यूनो। ये इम्यून सिस्टम जो प्रतिरोधक तंत्र होता है हमारा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। आगे समझिए, डी से क्या होता है, डिफिशियंसी। अंग्रेजी में बोला जाता है। इसका मतलब होता है कमी, ठीक है। अब यस से क्या होगा, इसका मतलब होता है सिंड्रोम। यस का मतलब होता है अंग्रेजी में सिंड्रोम बोलते हैं, और सिंड्रोम का मतलब होता है अनेक जो रोग होते हैं या लक्षणों का समूह होता है। सिंड्रोम का मतलब अनेक रोगों का समूह, अब आप देखिए, हमने पहले समझा कि एड्स का क्या मतलब है। जो एड्स शब्द होता है यहाँ पे हमने लिखा शार्ट में AIDS। ए से क्या मतलब, एक्वायर्ड। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वायर्ड का मतलब अर्जित करना, उसको प्राप्त करना। तो यहाँ पे अर्जित किया हुआ। आई का मतलब इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम होता है, अंग्रेजी में बोला जाता है साइंस में। इम्यून सिस्टम जो कि हमारा प्रतिरोधक तंत्र होता है, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से या प्रतिरोधक तंत्र से आती है। डी का मतलब डिफिशियंसी मतलब कमी, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए। एस का मतलब सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल मतलब तब किया जाता है जबकि हमको एक
से अधिक जो है रोगों के लक्षण वहाँ दिखाई पड़े, तो यहाँ पे देखिए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अनेक रोगों का समूह। तो आपने पहले जो डिजीज, जो रोग हमें हुआ है एड्स के रूप में, उसका मतलब क्या निकल के आया, अर्जित हुआ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में जो कमी हो जाए, वो अनेक रोगों के समूह के द्वारा उसी को एड्स बोलते हैं। अनेक रोगों का समूह के द्वारा जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसमें लगातार कमी आ जाए, तो उस रोग को एड्स बोला जाता है, उसको एड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। HIV का क्या मतलब होता है। मैंने कहा कि ये एड्स जो है इस HIV वायरस से होता है। ये क्या है, वायरस है, अंग्रेजी में वायरस इसको लिखते हैं, वायरस। और ये वायरस, तो ये जो वायरस होता है वो HIV होता है। वायरसेस में फैमिली होती है, उसका भी वर्गीकरण होता है। तो ये जो वायरस है ये बोला जाता है रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस बोलते हैं, वायरस। तो ये रेट्रो वायरस टाइप का जो है फैमिली का ये वायरस होता है, जिसको HIV बोलते हैं। अब इसका भी हम डिफिनीशन या फिर मतलब HIV का भी समझ लेते हैं क्या होगा। HIV का मतलब समझिए आप। अब इसमें भी देखिए HIV है, तो H का मतलब ह्यूमन में होने वाला जो डिजीज है, तो ह्यूमो इम्यूनो वायरस होता है, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो यहाँ पे अगर हम पूरा नाम लेंगे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, ये जो वायरस होता है ये रेट्रो वायरस होता है। और ये रेट्रो वायरस जो होता है इसी के द्वारा ये हमको एड्स होता है। और ये मैंने कहा कि इसका एक वर्गीकरण है, ये रेट्रो वायरस है, जो कि इसका जो हम कहते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको आप DNA और RNA जानते होंगे। DNA और RNA क्या होता है, हमारा जो है किसी भी व्यक्ति का जो सेल होता है, सेल के अंदर केंद्रक होते हैं, और केंद्रक के अंतर्गत जो है जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, जिसको हम DNA और RNA बोलते हैं, वो पाया जाता है। ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं वो RNA को कंटेन करते हैं और उसके ऊपर कवर होती है। तो जो ये वायरस है वो भी रेट्रो वायरस कहलाता है। और ये जो RNA होती है, RNA का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसमें उस राइबोज टाइप की जो है शर्करा जो होती है, ग्लूकोज जो होता है वो पाई जाती है। और जो DNA होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, जिसमें वहाँ पे एक उसके ऑक्सीजन के अणु में कमी होती है, इसलिए इसमें दोनों में अंतर है। तो RNA जो है इसका जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और तो आपने देखा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है वो एड्स को फैलाता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जिसके माध्यम से ये फैलता है। एक इलिसा, वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद इलिसा टेस्ट के माध्यम से टेस्ट करते हैं हम। टेस्ट के माध्यम से हम ये जानते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि इलिसा टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें एड्स तो नहीं है। एड्स को जानने की जो है ये प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, और सबसे पहले इसका जो उद्विकास है वो बंदरों से हुआ।
ये माना जाता है कि बंदरों में सबसे पहले एड्स हुआ और वहीं से ये इंसानों में आया, मनुष्यों में आया, और उसके बाद ये महामारी एक प्रकार से पूरे विश्व में ये फैली है और ज़्यादातर लगातार जो है ये फैलती जाती है। हम आपको ये बताते हैं, और इसीलिए हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या होता है? विश्व एड्स दिवस के जागरूकता के लिए यहाँ पे जो विश्व के जितने भी देश हैं वो एक होके संस्था के द्वारा विश्व एड्स दिवस के रूप में इस दिन को इन्होंने जो है रखा है, जिसको विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर मनाया जाता है, जिससे कि जागरूकता बढ़े, जानकारियाँ हों, और इसका जानकारी ही बचाव है क्योंकि इसकी कोई दवा आज तक नहीं हुई है। और मैंने कहा कि ये जब HIV पॉजिटिव होता है तो हम जो है तभी जान सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें ये एड्स रोग हुआ है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं हम कि जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या फिर जो एड्स है, जिसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, जैसा मैंने कहा कि अनेक लक्षण और संकेत जो है ये देते हैं, तो इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के जो है हमें रोग हो गए हैं और इसको बोलते हैं रोगों का समूह। तो इसीलिए सिंड्रोम का जब भी बात आए तो उसमें अनेक लक्षण की बात होती है, संकेत की बात होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं। इसके कारण इसको सिंड्रोम बोला जाता है। और HIV के द्वारा होने वाला है। ये बाल की मोटाई का 1/1000वां भाग ये जो वायरस है, ये जो रेट्रोवायरस है, जो एक बाल होता है उसका 1/1000वां भाग जो होता है, और जो मनुष्य के रक्षा तंत्र को पूरी तरीके से प्रभावित करता है, जिसको आप बोलते हैं प्रतिरोधक तंत्र या रक्षा तंत्र बोलते हैं। अब जैसे कि अलग अलग प्रकार के विषाणु और जीवाणु होते हैं, अब हम ये बताएं आपको कि ये जो है किसी संक्रमित व्यक्ति से, ये जो है अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति में जा रहा है तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। उसके बहुत सारे माध्यम हैं, हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो HIV वायरस होता है, ये जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किसको विशेषकर प्रभावित करती है। तो इसके पहले हमने कल पढ़ा था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा प्रतिरोधक तंत्र होता है, वो जो है विशेष रूप से हमारी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वही हमारे प्रतिरोधक तंत्र को या रक्षा तंत्र कह लीजिए, रक्षा तंत्र को जो है बनाती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, ये और बेसोफिल टाइप। लेकिन ये जो है 3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो कि हमारे रक्षा तंत्र को बनाने में जो है मदद करते हैं। तो आप देखें तो ये जो एड्स, जो HIV वायरस होता है जो कि RNA का बना होता है और प्रोटीन के कोट होती है, उसमें इस प्रकार का एक ऐसा कोट होता है और ऊपर की तरफ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है और बीच में ये RNA पाया जाता है और इस तरीके से होता है। तो ये जैसे मैंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति है और वो किसी माध्यम से
एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वो प्रवेश कर रहा है तो तुरंत सेल पे ही अटैक करता है, क्योंकि हमने बताया कि लिम्फोसाइट जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, ये लिम्फोसाइट जैसे मैंने बताया कि एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। कल मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट क्या होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है ये थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे यहाँ पे इस रीजन में पाया जाता है, थोरैसिक रीजन में, वहाँ पर थोरैसिक मतलब ये जो हमारा ये जिसको आप जहाँ पे हमारा ये फेफड़े होते हैं और फेफड़ों को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे जो है बोन्स होती हैं, तो इसी रीजन पे पाई जाती है, तो वहाँ पे टी होते हैं। तो जो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की बात हो रही है, तो अगर टी लिम्फोसाइट बोला जाता है तो थाइमस ग्लैंड से निकल के आ रही हैं। अगर बी लिम्फोसाइट बोलते हैं तो बोन मैरो को अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा से निकल के आते हैं। और जबकि ये जो है थाइमस ग्रंथि से जो निकल के आते हैं, तो यहाँ से तो ये टी जो लिम्फोसाइट होता है, ये जो वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में जब प्रवेश करते हैं तो उनको मारने का काम करते हैं, जबकि जो ये मोनोसाइट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं और जो मोनोसाइट होती हैं वो मारने का काम करती हैं। ये न्यूट्रोफिल भी ये 60 से 70% इसका जो है टोटल श्वेत रुधिर कणिकाओं का भाग होती हैं, तो ये भी इसी में बहुत ही मुख्यतः भाग लेती हैं। तो ये जो टी लिम्फोसाइट होती है वो 4 प्रकार की होती है। T1 बोलते हैं, T2 बोलते हैं, T3 बोलते हैं, T4 बोलते हैं। तो ये जो T4 सेल होता है यही आपके सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती है। मतलब कि जब कभी भी आपके बॉडी में बैक्टीरिया और वायरसेस जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ये टी जो 4 सेल होती है जो टी लिम्फोसाइट के अंतर्गत आती है, ये हेल्पर सेल, यहाँ पे एक और सेल होती है जिसका नाम हेल्पर सेल है, वो उसकी मदद से इसको तुरंत जो है इंफॉर्मेशन मिलता है, मतलब उसको सूचनाएं मिलेंगी और तुरंत ये एक्टिव होके उस जो वायरस और बैक्टीरिया को मारने के काम में लग जाता है और उसको नष्ट करता है। लेकिन अगर बार बार संक्रमण हो रहा है तो ये जो है काम करना बंद कर देती हैं। तो जो ये वायरस होता है HIV वायरस, इसी T4 सेल पे ही अटैक करता है, मतलब इस पे अटैक करेगा और इसको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। तो मैंने ये कहा कि ये T4 जो कि टी लिम्फोसाइट के माध्यम से यही आपके और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाता है, जिससे कि हम जो है हमेशा स्वस्थ रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो जब हमारे बॉडी में T4 सेल ही नहीं रहेगा तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को कौन बनाएगा, और लगातार अलग अलग प्रकार की बीमारियों के शिकंजे में हम होते चले जाएंगे और हम जो है धीरे धीरे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती चली जाएगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी एड्स रोग के द्वारा। तो इस HIV जो है इसी पे अटैक करके इसको खत्म करता है। और जो सेल का DNA है, सेल के अंदर जो DNA है और इसका जो RNA है, जैसे ही जुड़ता है तो तुरंत ये जल्दी से जल्दी कॉपी बनाता है, मतलब अपनी प्रति आकृति बनाएगा। और वायरसेस और बैक्टीरिया, वायरसेस का जो है विशेष गुण होता है कि वो अपनी प्रति आकृति, मतलब ये DNA का जो है, ये जो RNA है वो उसको जल्दी से जल्दी जो है वो ढेर सारे संख्या में बनाते हैं और लगातार जो है ये बढ़ते रहते हैं। तो HIV जब प्रवेश करता है तो सीधे इसी सेल पे अटैक करेगा, DNA पे पहुंचेगा, DNA पे संपर्क करके अपने कॉपी को बनाने लगेगा और पूरे सेल को अपने नियंत्रण में लेके T4 सेल को खत्म कर देगा, और जिससे कि हमारी जो प्रतिरोधक तंत्र है, प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे करके कुछ सालों में हमारी जो है पूरी तरीके से वो नष्ट कर देगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी एड्स से। तो
आपने देखा कि ये तो था इन्फेक्शन का तरीका। अब हम जानते हैं कि जो कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा ये जो HIV है, वायरस है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो उसमें सबसे पहला जो माध्यम है, माध्यम हम बता दें जिससे ये एड्स होता है, रोग HIV फैलता है। तो पहला असुरक्षित यौन संबंध से, अगर असुरक्षित यौन संपर्क से होता है पहला, सबसे ज़्यादा इसी माध्यम से जो है। तो असुरक्षित यौन संबंध से जो दो असुरक्षित जो यौन संबंध होता है उसके माध्यम से जब एड्स फैलाने का एक प्रमुख कारण है। अगर कोई HIV पॉजिटिव महिला या पुरुष जो है, अगर यौन संबंध के माध्यम से आप साथ में जुड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे को जो है HIV वायरस दे सकते हैं, और सबसे प्रमुख कारण है जो कि HIV इसके माध्यम से होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा जो है असुरक्षित यौन संबंध को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और हमेशा जो है विश्वसनीय बना रहना चाहिए अपने आप में। तो ये संक्रमित होने की इससे संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद दूसरा कारण है कि हम जो है, अगर जो रक्त होता है, असुरक्षित रक्त को किसी को चढ़ा दें, किसी को दे दें, रक्त के द्वारा होता है। तो ये जो रक्त उत्पाद है, इसको ये जो कि यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का जो रक्त होगा, अगर वो किसी माध्यम से उसको चढ़ा दिया जाए तो वो जो है वो भी संक्रमित हो जाएगा। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है कि अगर माँ जो है HIV है, पॉजिटिव है HIV, माँ से उसके शिशु में हो जाएगा, माँ से शिशु में HIV हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो उस पे होने वाले बच्चे को भी वो एड्स रोग हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है जो संक्रमित सुई या जिसको निडल बोलते हैं, संक्रमित सुई या निडल जो होता है ना, उसके माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से, अगर कोई आपने सुरक्षित तरीके से सिरिंज के माध्यम से, तो सुई के माध्यम से संक्रमित जो है अगर आपने, उसके माध्यम से भी ये फैल सकता है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि हाथ में लाने से, एक दूसरे के पास बैठने से, पेन का यूज करने से, और जो है प्लेट प्याला या एक साथ में बैठने से, एक ही कक्षा में बैठने से, इन सब कारणों से एड्स नहीं फैलते हैं। एड्स, अब हम जानते हैं कि एड्स का क्या लक्षण होता है, लक्षण क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रक्रिया होता है। और इसकी लंबी प्रक्रिया में तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं, क्योंकि ये 7 से 10 वर्ष के बाद जो है विशेषकर लक्षण दिखाई पड़ते हैं बाह्य रूप से। और तो सबसे पहले कि गले में इसके गिल्टियाँ सूजन आ जाएंगी, गले में गिल्टियाँ सूजन आ जाती हैं, सूजन आ जाएगी। फिर जो है बुखार भी लगातार ये आने लगेगा। और तीसरी चीज़ है कि अतिसार, मतलब जो है ये डिसेंट्री ज़्यादा होने लगेगी। बुखार तो मैंने बताया, वज़न कम हो जाएगा, वज़न कम हो जाएगा। बुखार मैंने बोला, बुखार आने लगेगा, वज़न कम होना। और उसी प्रकार से ढेर सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब आपके लगातार जो मुंह में छाले पड़ने लगेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि इसको दिखाते हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब है कि ये बहुत ही लंबे टाइम में आता है, इसलिए इसको जानना कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अब इसका ये बचाव ये है कि हम, जैसे यहाँ पे है कि सुरक्षित विश्वसनीयता बना के रखें, सुरक्षित जो है यौन संपर्क को फॉलो करें, और जो है रक्त जो दे रहे हैं उसको
ये जान ले कि ये जो रक्त है ये संक्रमित व्यक्ति का तो नहीं है, और ये जो क्या कहते हैं कि जो सुई है, जो सिरिंज की बात है, तो स्टेरलाइज नीडल या उसको उबाल लेना चाहिए, उसके बाद उसका उपयोग करना चाहिए। तो और सभी सदस्यों को, जो फैमिली है, आपकी परिवार है, उन सारे सदस्यों को HIV और एड्स के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। जानकारी ही बचाओ इसका है। एड्स के लिए हमेशा बोला जाता है एड्स के विषय में जानकारी ही बचाओ है। तो इसकी कोई दवा नहीं है, और कुछ दवाएं जरूर हैं, लेकिन वो जो है केवल थोड़े टाइम के लिए इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सा बढ़ा सकती हैं, लेकिन एक बार हो जाने के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए आपका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व ये है कि ये ना फैले, तो विश्वसनीय बने रहें। जब भी कोई प्रक्रिया ब्लड लें तो उसको जांच कर लें, किसी के संपर्क में आए तो वो सुरक्षित संपर्क में हो, और जब और ये संक्रमित सुई का कभी भी उपयोग ना करें। तो इस तरीके से हम जो है एड्स के विषय में हमने जाना। अब हम जानते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी भी जो है बी वायरस से होने वाला जो है बीमारी है, और ये भी कुछ इसी प्रकार का है जैसे एड्स होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमारे लीवर पे पड़ता है, यकृत जिसको बोलते हैं उस पे पड़ता है। तो हम देखते हैं ये क्या है, जिसके माध्यम से समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है एक ये भी बहुत घातक बीमारी है, भयंकर संक्रामक बीमारी है, और जो है ये छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। हेपेटाइटिस बी के बारे में हम देखेंगे। तो हमने कहा कि 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे अधिक बीमारी होती है। 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी होने की संभावना होती है। और ये मैंने कहा कि जो मनुष्य के जो यकृत होता है, जिसको आप लीवर बोलते हैं, लीवर पे सबसे ज़्यादा इसका कुप्रभाव पड़ता है, और उसके प्रभाव से इसमें क्या हो जाता है, ये आपको पीलिया हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है ये भयंकर रूप पकड़ने लगेगा, और बाद में चल के आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये, लेकिन हेपेटाइटिस जो बी ये बी की हम बात करें, हेपेटाइटिस बहुत होते हैं, A, B, C, D, इस प्रकार से E, इस प्रकार से बहुत टाइप होते हैं, लेकिन जो बी टाइप है ये बहुत कॉमन टाइप है। और ये इसी के माध्यम से मैंने कहा कि ये जो मैंने कहा कि ये संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी होती है, और किसकी, यकृत, आपका लीवर प्रभावित होता है, पीलिया जो हो सकता है, और बाद में चल के जो है इस प्रकार से ज़्यादातर ये दूध और पानी से फैलता है। तो दूध, संक्रमित दूध एवं पानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कि ये फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब भोजन और पानी से होने वाला रोग जो कि संक्रामक बीमारी है। तो शुद्ध पानी और शुद्ध दूध का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इसका कारण क्या है, कि तो कारण देखते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ विशेष वैसे ही है जैसे हेपेटाइटिस बी का होता है। यहाँ पे जब हम असुरक्षित तौर पे संक्रमित व्यक्ति का अगर खून चढ़ा देंगे, खून चढ़ाना, तो ये हेपेटाइटिस बी हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं अप्राकृतिक यौन संबंध, इसमें भी आता है, अप्राकृतिक यौन संबंध भी आता है, अप्राकृतिक यौन संबंधों से होता है, लैंगिकता से होता है। उसके बाद दवाइयों का दुरुपयोग, जो कि हमारे दवाइयों का दुरुपयोग, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपके लीवर में, क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद जो सारी चीज़ें होती हैं वो लीवर पे जाती हैं, तो लीवर पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो दवाइयों का जो है, क्योंकि वो दवाइयाँ केमिकल होती हैं, और दूषित उसी प्रकार से दूषित सिरिंज से तो ज़्यादा से ज़्यादा वही जो कारण
जो एड्स में था उसी प्रकार के जो है यहाँ पे भी कारण इसके हैं, जो माध्यम हैं जिनके माध्यम से ये आपका हेपेटाइटिस बी जो है ये फैलता है। तो इसमें भी लक्षण वही है, बीमारी की बुखार आना जो है और सिर दर्द होना और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये लगातार और बढ़ता जाएगा तो पीलिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये बीमारी ठीक हो सकती है जब दवाइयों का इसको जो है दवाइयाँ दी जाती हैं, तो ये लगातार जो है ये धीरे धीरे इसकी पीलिया जो है वो कम होता है। पीलिया लीवर से होने वाला बीमारी है। लीवर जब हमारा कमज़ोर हो जाता है और यहाँ पे कहें कि जो हमारी आरबीसी होती है वो टूटती है तो उसका जो प्रोटीन भाग होता है वो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो जो है पॉइजनस हो जाता है और उसको बाहर निकलना होता है तो वो लीवर में आता है। लीवर के एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम वो गॉल ब्लैडर बोलते हैं, और गॉल ब्लैडर से इकट्ठा होके डाइजेशन पाचन के समय ये बाहर निकलता है। जब ये बाहर नहीं निकल पाता किसी कारणवश, तब जो है ये ब्लड में के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है और आपके ब्लड की कमी होने लगेगी। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर पीला दिखाई पड़ने लगेगा, बुखार आने लगेगा, सर्दी जो है आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे अगर दवाओं और उचित समय पे इसका इलाज नहीं किया गया तो ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो ये हेपेटाइटिस बी के बारे में था। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि एड्स और हेपेटाइटिस बी क्या होता है। तो आज की परिस्थिति में हमको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि इन सारी जो बीमारियां हैं, खासकर जो एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये हमें संक्रमित ना कर पाए। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम हमेशा सुरक्षित होते रहते हुए पूरी जानकारी के साथ में कौन से कारण के द्वारा ये सब बीमारियां होती हैं, किसके माध्यम से होता है, और पूरी विश्वसनीयता के साथ में अपने जीवन को जिएं, तो ये रोग आपको कभी नहीं होगा और आप इसके संपर्क में कभी नहीं आएंगे। तो आज ये जो आपका जो टॉपिक था ये पूरा खत्म होता है और हम अगले टॉपिक में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।